हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और कौन सा है वो चैप्टर है सेल बायोलॉजी, जिसका नीट एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज है। तो चलो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ। कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेल्यूल ई सेल्यूला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं ओमनिस सेल्यूल ई सेल्यूला का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो नई कोशिका बनती है वो पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से बनती है। और यह सबसे पहले किसने बताया था? रेडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था। तो इसका अपना आंसर क्या होगा? बी, रेडोल्फ विर्चो करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन अपना देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? गलत कथन हम लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अपना सूत्र कणिका आधात्री, यानी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होते हैं, सही बात है। बी है बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर एकलक वसाओं एवं प्रोटीन के लिए परागमय होती है, ये भी सही बात है। बाह्य झिल्ली जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर, फैट और प्रोटीन के लिए परागमय होती है। सी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में स्थित होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम की, ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वो कहाँ होता है? भीतरी झिल्ली के अंतर्गत होता है। ईटीएस भीतरी झिल्ली में होता है, मतलब कि उसके जो एंजाइम हैं वो भी भीतरी झिल्ली में होंगे। और इस ऑप्शन में हम लोगों से बोला है एंजाइम बाह्य झिल्ली में होते हैं। तो सही है या गलत है? गलत हो गया। हम लोगों को अनुचित चुनना था, गलत चुनना था, तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से नीट 2019 का है। देखो, तीसरा क्वेश्चन है नीट 2019 का, तो अच्छा वेटेज का टॉपिक है ये नीट के हिसाब से। क्वेश्चन है एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी और बड़ी भुजा को कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी भुजा को हम लोग पी भुजा कहते हैं और बड़ी भुजा को हम लोग क्यू भुजा कहते हैं। तो देख लो क्रम से पी भुजा और क्यू भुजा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो सी इसका सही आंसर है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2019 का क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है नीट 2019 का। देखो क्या है, निम्न कोशिकांगों में के युग्म में किस में डीएनए नहीं होता है? तो देखो, हम लोगों को 4 जोड़े दे रखे हैं कोशिकांगों के, इनमें से वो जोड़ा चुनना है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। सबसे पहले मैं बात कर दूं, देखो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल देख लो, कोशिकांग देख लो जिसमें डीएनए नहीं मिलेगा। तो ए देखो, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, इनमें तो पाया जाता है, तो पहला तो अपना गलत है। बी दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया और लयनकाई, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में तो नहीं पाया जाता लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ये भी अपना गलत होगा। हम लोगों को तो वो जोड़ा चुनना है ना जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। सी देखो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जबकि रसदानी में नहीं पाया जाता। डी देखो लयनकाई, लाइसोसोम एवं रसदानी वैक्यूल, इन दोनों में डीएनए नहीं पाया जाता, तो अपना करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला तो ये ध्यान रखना कि ये केंद्रक की बात नहीं कर रहा है, केंद्रिक यानी केंद्रिका की बात कर रहा है, जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और केंद्रिका जो है वो झिल्ली रहित होती है, गोल होती है और अनियमित संरचना होती है। कार्य क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि केंद्रिका जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन करती है, आरएनए का निर्माण करती है। तो देखो पहला क्या है, तर्कु बनाने में भाग लेता है, गलत है। भित्ति से घिरा होता है, नहीं, भित्ति रहित होता है, भित्ति का इसमें अभाव होता है। अगला है विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिक होते हैं। देखो, जो कोशिका विभाजित होती है उनमें केंद्रिका जो है वो गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है और विभाजन के बाद फिर से पुनः प्रकट होती है। और आप लोगों को पता होगा कि विभाजन के समय सिर्फ केंद्रिका ही अदृश्य नहीं होती है, बल्कि जितने भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, यहाँ तक कि न्यूक्लियस, सब जो है वो गायब हो जाते हैं। और न्यूक्लियस तो बड़ा होता है, फिर डिवाइड होता है न्यूक्लियस में। इसके अलावा जितने भी
कोशिकांग है वो अदृश्य हो जाते हैं और कोशिका विभाजन के बाद पुनः बनते हैं। अगला देखो डी, राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल होता है। बिल्कुल सही बात है, केंद्रिका जो है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, तो डी अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सम्मिश्र किस में भाग लेता है? तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की दो सतह होती है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस सतह को हम लोग निर्माणकारी सतह या उत्तल सतह भी कहते हैं, जबकि ट्रांस सतह को हम लोग परिपक्व सतह या फिर अवतल सतह भी कहते हैं। सिस सतह जो है वो आप लोगों को पता होगा कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरध्वी जालिका से पदार्थों को ग्रहण करती है और ये पदार्थ ट्रांस सतह पर पहुंचते हैं और स्त्रावी पुट्टिका के रूप में बाहर निकलते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य क्या है? स्त्रावी पुट्टिका को बनाना। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का, और इससे पहले भी दो क्वेश्चन हम लोग नीट 2018 के ही करके आए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो देखो आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में खुरदरी अंतःपरध्वी जालिका कहते हैं। इसके अलावा एक होती है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग हिंदी में चिकनी अंतःपरध्वी जालिका कहते हैं। दोनों को कार्य याद कर लो। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना आता है और स्मूथ या चिकनी अंतःपरध्वी जालिका का कार्य जो है वो लिपिड और स्टेरोल का संश्लेषण करना होता है। तो आरईआर किस में? प्रोटीन संश्लेषण, और एसईआर किस में? फैट वसा या लिपिड के फॉर्मेशन में। तो दोनों याद रखना है। अब देखो आरईआर की जो से रिलेटेड नहीं है वो हम लोगों को इसमें चुनना है। पहला है पेप्टाइड का विदलन, आरईआर करता है। प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन बिल्कुल आरईआर का कार्य है। प्रोटीन का वलन बिल्कुल आरईआर का कार्य है। तो जो भी प्रोटीन वाले हैं वो सब आरईआर के होंगे। डी है फोस्फोलिपिड संश्लेषण, लिपिड फॉर्मेशन एससीआर, आरईआर का कार्य नहीं है और हम लोगों को यही चुनना था जो इसका काम नहीं है। तो डी अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, और ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, दोनों के कार्य आरईआर और एससीआर के। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखो मैं बात करूँ अगर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसमें आप लोगों को पता है कि ऑक्सीशोषण होता है और ऑक्सीशोषण के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है उसे तोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी के रूप में संचित किया जाता है ऑक्सीशोषण के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट होगा, यानी कि सूत्रकणिका डी अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना बेमेल चुनिए। पहला है प्रोटिस्ट, ससीम केंद्र की, यानी यूकैरियोटिक होता है प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोटिक जो है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये अपना करेक्ट है। लेकिन हम लोगों को गलत कथन चुनना है, इस हिसाब से ए अपना आंसर नहीं होगा। बी देखो मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस प्राक केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। सी है गैस रसदानी, हरित बैक्टीरिया ग्रीन बैक्टीरिया में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ग्रीन बैक्टीरिया में गैस रसदानी पाई जाती है। डी है बड़ी केंद्रीय रसदानी जंतु कोशिका, सही है या गलत है? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका में छोटी केंद्रीय रसदानी पाई जाती है, छोटी रसदानी पाई जाती है, और बड़ी केंद्रीय रसदानी किस में पाई जाती है? प्लांट कोशिका या पादप कोशिका में पाई जाती है। तो डी अपना इनकरेक्ट है। बेमेल चुनाव है, बेमेल चुनाव हम लोगों को चुनना था, तो डी अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, गलत कथन चुनना है। पहला है साइनोबैक्टीरिया में कसा भी कोशिका का अभाव होता है, यानी फ्लैजिला का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। दूसरा है माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही बात है, माइकोराइजा जो है वो भित्ति रहित सबसे छोटा जीवित कोशिका है।
और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। तो ये भी अपना सही है, हम लोगों को तो गलत चुनना है। सी देखो, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अपना ऑटोमेटिक डी गलत होगा, तो अपने को गलत ऑप्शन चुनना था, इस हिसाब से अपना डी करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले तीनों अपने सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइसोजाइम में होते हैं। लाइसोजाइम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लयन काय। तो सी अपना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में। और आप लोगों को पता होगा इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, जल अपघटनी एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, पेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रेजेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, इतने तरह के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो अपना सी होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है और इनमें से दो विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। पहला है ए, अर्धस्वायत्त अंगक है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए, खुद का एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए प्रेजेंट होता है, तो ये जो है अर्धस्वायत्त अंगक है। इसके अलावा तो पहला तो अपना सही है। दूसरा देखो, पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है, बिल्कुल। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है, तो ये बात सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि इनमें जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो ये कुछ हद तक प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। तो बी अपना गलत होगा और ए सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, पहला ही अपना सही है, ए सही लेकिन बी गलत, तो ए अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल संगठक होती है। तो देखो, अगर माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूँ तो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसके अलावा सिलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, स्पर्म की पूंछ, इनमें भी पाई जाती है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन, पहला है तारक केंद्र, पाई जाती है। स्पिंडल फाइबर में भी पाई जाती है, क्रोमेटिन में नहीं पाई जाती है, तो ए गलत होगा। बी में देखो न्यूक्लियोसोम दे रखा है, न्यूक्लियोसोम में भी नहीं पाई जाती है। सी में जो है परोक्सिसोम दे रखा है, परोक्सिसोम में भी नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब अपना डी ऑप्शन सही होगा। डी में क्या है? तर्कुरूपी रेशे, स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल। तारक केंद्रक, सेंट्रियोल, बिल्कुल। पक्षमाभ, सिलिया, तो ये इन तीनों में सूक्ष्म नलिका पाई जाती है, तो डी अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एक कल कला से घिरा होता है, यानी एक झिल्ली से ही घिरा होता है? तो सबसे पहले देखो, इनमें चार ऑप्शन है। चार में से अगर मैं बात करूं, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तीनों तो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। फिर बचा लयन का या लाइसोसोम, तो लाइसोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, परोक्सिसोम, ये सब जो है वो सिंगल झिल्ली से घिरे होते हैं। तो ए अपना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लयन काई लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते? तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो मुख्य लक्षण होता है वो ये होता है कि उसमें एक संगठित केंद्रक और झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यानी कि मैं इस क्वेश्चन से कह सकता हूँ कि केंद्रक आवरण जो है वो नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि उनका जो डीएनए है वो खुला रहता है, केंद्रक झिल्ली से नहीं ढका हुआ होता। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट बता सकता हूँ, केंद्रक आवरण प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन अपना, विकल्प कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना और सही विकल्प चुनना है। तो पहला देखो, ए है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ा होगा, जो स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा में चपटी झिल्ली जो है, झिल्ली में कोष पड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग थाइलेकोइड कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली में कोष थाइलेकोइड है, तो ए में तीसरा होगा। ए बी सी में ए में 3 दे रखा है और डी में दे रखा है 4, तो डी तो अपना नहीं होगा। फिर बी देखो, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में के अंतर्वलन जो है वो क्रिस्टी होते हैं, तो बी में मैं कह सकता हूँ 4।
और बी में जो 4 है वो ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, यानी अपना बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होते हैं? गोल्जी उपकरण के डिस्क नुमा कोष जो वो सिस्टर्नी होते हैं, तो सी में होगा 1 और अपना ऐसा ऑप्शन जो है वो ए है, तो ए अपना करेक्ट आंसर होगा। और क्रोमेटिन क्या है? डीएनए की संघनित संरचना को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक बताना है। पहला है गुणसूत्र, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है, लेकिन गुणसूत्र और राइबोसोम दोनों ही नहीं है झिल्ली युक्त। बी देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक। तो राइबोसोम नहीं है, बाकी केंद्रक और ईआर है झिल्ली युक्त, तो बी भी अपना नहीं होगा, ए भी अपना नहीं होगा। सी है लाइसोसोम, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण है। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस हिसाब से सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली से नहीं घिरा होता? पहला ऑप्शन है राइबोसोम। अभी अभी हम लोगों ने बात किया, राइबोसोम झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, तो ए अपना करेक्ट है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो है अच्छे से देख लेना कौन झिल्ली से घिरा हुआ है कौन नहीं है। अगला देखो, उसके बाद एक ठोस रेखीय साइटोपंजर जिसका व्यास जो है वो 6 नैनोमीटर है, एकलक प्रकार के एकलक मोनोमर से बना होता है, किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म तंतु के नाम से जाना जाता है, तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में रखी एक कोशिका का प्रासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रसधानी के द्वारा होता है, तो बी अपना इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को एक डायग्राम दे रखा है और इसको पहचानना है और इसका कार्य बताना है। तो देखो, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था। प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावण का कार्य ये करती है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ए दे रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना, और एक डी दे रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा आंसर दोगे? ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन? मैंने क्या बताया? प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावण, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले पे चले। क्वेश्चन देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो देखो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये प्रोटीन जो है गोल्जी बॉडी में आएगी, और गोल्जी बॉडी में आकर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है। डी देखो, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण में और लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन में, तो डी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। और अब अपना आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो, वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल, पहले भी बात की थी। RER प्रोटीन संश्लेषण करती है, SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या वसा का संश्लेषण करती है। तो इसका अपना जो करेक्ट आंसर है वो SER बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।